नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। कोरोना वायरस के खिलाफ देश भर में लड़ाई जारी है। कोरोना से जंग जीतने के लिए देश के अलग अलग राज्यों में लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। कल से सूबे के 11 और जिलों में 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। जिन लोगों को वैक्सीन देने की सहमति भारत सरकार ने दी थी, उनमें से 1 लाख से ज्यादा लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार ने वैक्सीन दी है। 45 प्लस जितने भी लोग थे, उनके लिए प्रदेश के हर जिले में 4,500 से अधिक केंद्र वैक्सीनेशन के लिए चल रहे हैं। यूपी में जारी कोरोना से लड़ाई के बीच सीएम योगी लगातार कई शहरों के दौरे पर भी निकले हैं। वाराणसी दौरे के दौरान सीएम ने डीआरडीओ के कोविड अस्पताल का जायजा लिया। वहीं मरीजों के इलाज के लिए की गई व्यवस्थाओं की पूरी पड़ताल भी की, पूरी जानकारी भी अधिकारियों से ली। अब तक हम लोग 45 प्लस के 1,37,00,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं और राज्य सरकार ने भी भारत सरकार की मदद से अपने स्तर पर 18 प्लस जिन लोगों को वैक्सीन देने की सहमति भारत सरकार ने दी थी, उनमें से 1 लाख से अधिक लोगों को हम वैक्सीन अब तक उपलब्ध करा चुके हैं। कल सोमवार से प्रदेश के 18 जनपदों में यानी 17 नगर निगम और गौतम बुद्ध नगर यानी 18 जनपदों में हम लोग वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को कल से प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल और प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिनमें 7 पहले से थे, 11 नए बढ़ाए गए हैं। इनमें अलग अलग जगह सेंटर बनाए जाएंगे। तो कोरोना की तीसरी लहर की भी बात कही जा रही है। बच्चों को कैसे बचाएंगे और क्यों अब ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, और मानसिक रूप से कैसे खुद को मजबूत करें। कोविड पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर के पांडे, सीनियर फिजिशियन जुड़ेंगे। डॉक्टर आशीष, सीनियर फिजिशियन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर निशा खन्ना भी हमारे साथ जुड़ेंगी, मनोवैज्ञानिक हैं आप। और दीपक श्रीवास्तव गोरखपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन पहला सवाल डॉक्टर आशीष, हमें ये बता दीजिए कि अब तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि जुलाई तक ये लहर खिंच सकती है। हालांकि पहले कहा जा रहा था इस महीने के आखिर तक, एंड वीक में पीक धीरे धीरे करके नॉर्मल सिचुएशन तक आ सकती है। मेरा सवाल है कि आपके अनुमान के हिसाब से सर, कितना और वक्त लग सकता है सेकेंड वेव को खत्म होने में, कमजोर होने में? जो मेरा अनुमान है अराउंड, मुझे लगता है जिस तरह का हम लोग बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं, और अगर कोई ये भी क्लेम कर रहा है इस बात के लिए कि केसेस कम हो रहे, नहीं, क्लिनिकली मैं जो देख रहा हूँ केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है ये जुलाई के भी बाद तक जा सकता है। प्रॉपर लॉकडाउन तो है, लेकिन लोगों के साथ जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है। अभी भी जो लोगों का बिहेवियर है कोविड प्रोटोकॉल को लेकर, वो अभी भी ठीक नहीं है। आप रोड्स पर जाइए, अभी भी आपको उतनी ही ट्रैफिक और उतना ही भीड़ मिलेगा। मुझे लगता है कि हमको सीरियसली सोचना चाहिए कि हम इसको कैसे टैकल करेंगे। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अपना और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अभी, और लोगों को अभी भी कहीं ना कहीं उनको अवेयर कराना है। बिल्कुल। डॉक्टर आशीष, हमें ये भी बता दें, चूंकि अब तो वैक्सीनेशन की बात कही जा रही है, जिसमें जितनी तेज़ी दिखाई देनी चाहिए थी उतनी तेज़ी नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में 11 और जिलों को जोड़ा जा रहा है, जहाँ पर वैक्सीनेशन का काम अब 18 प्लस वालों के लिए भी युद्ध स्तर पर किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि हम अगले 1-1.5-2 महीनों में एक बड़ी आबादी को, हो सकता है अनुमान हम लगाएं तो हो सकता है कि 5 से 10 करोड़ और लोगों को वैक्सीन दे दें, लेकिन वो पहली डोज ही होगी अगले 1 से सवा महीने में। मेरा सवाल है कि पहली डोज के हिसाब से कितने सुरक्षित हो सकते हैं वो लोग जिन्हें वैक्सीन पहली डोज जिन्होंने लगा ली है, या फिर दोनों डोज के साथ ही पूर्ण सुरक्षा मिल सकती है? देखिए, वैक्सीन जिस स्पीड पे चल रहा है, मेरे हिसाब से वो ठीक है। मैं इसको गवर्नमेंट को इस बात के लिए क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी होना, उनको मैनेज करना, डोजेस को एडमिनिस्टर करना, ये एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है और ये अपने टाइम पे ही चलेगा। और ऐसा नहीं है कि इंडिया ही पीछे चल रहा है इसके अंदर। हम किसी और कंट्रीज को भी कंपेयर करेंगे, यूरोपियन कंट्रीज को भी कंपेयर करेंगे, तो वहाँ भी सेम ऐसा ही हाल है। पॉपुलेशन बहुत है तो अपना टाइम लेगा वैक्सीनेशन होने में, बट सोचने वाली बात यह है कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, क्या हमारा बिहेवियर प्रोटोकॉल, जो कोविड प्रोटोकॉल है, वो कैसा होना चाहिए, वो हम नहीं फॉलो कर रहे। फर्स्ट डोज लग भी जाएगी तब भी हमको फॉलो करना है। जब तक सेकंड डोज होगा, कंप्लीट इम्यूनिटी आपको नहीं मिलेगी। तो वैक्सीनेशन होना सेकंड डोज तक तो इम्पॉर्टेंट है, बट उससे पहले हमको अपना बिहेवियर और जो कोविड को लेकर हमारी जो सोच है उसको बदलना बहुत जरूरी है।
डॉक्टर के पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर के पांडे साहब, आपके अनुमान के हिसाब से ये जो सेकेंड वेव है कब तक खिंचेगी, पहला सवाल ये, और थर्ड वेव की गुंजाइश कब तक दिखाई देती है आपको, और उसके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए? देखिए, सेकेंड वेव जो है ऐसा नहीं कि पूरे देश में एक साथ खत्म होगी या एक साथ शुरू होगी। अलग अलग हिस्सों में, क्योंकि इतना बड़ा देश है, अलग अलग हिस्सों में ये खत्म होगी। जैसे बॉम्बे में ऑलरेडी कम होने शुरू हो गए, दिल्ली में भी कम होना शुरू हो गया, यूपी में भी कम होना शुरू हो गया, लेकिन बाकी राज्यों में बढ़ सकता है। गांव में अभी बढ़ना शुरू हुआ है, तो ये धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा, और जबकि और टेस्टिंग होगी, ट्रैकिंग होगी और सब चीजें होंगी तो पता लगेगा कि कितने केसेज है, क्योंकि गांव के डाटा हमें पूरा नहीं पता अभी तक लग रहा है। ठीक है, आपका दूसरा सवाल क्या था सर, क्या पूछ रहे थे आप? मैं ये जानना चाह रहा था कि थर्ड वेव की। जी बिल्कुल बिल्कुल, थर्ड वेव जी, थर्ड वेव का देखिए, इसमें दो फैक्टर काम आते हैं। एक तो कितनी हर्ड इम्यूनिटी है। हर्ड इम्यूनिटी होती है कि जब 60 to 70% लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं या उनको वैक्सीन लग जाती है देश में, तो हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है, उसके बाद केसेस की संख्या कम होने लग जाती है। लेकिन एक चीज ध्यान देने की है कि जैसे आप देखिए, पहली वेव से दूसरी वेव में ज्यादा लोग बीमार पड़े। इसकी वजह क्या है? वायरस भी अपने आप में चेंज कर जाता है और ज्यादा स्मार्ट हो जाता है। वो स्मार्ट इन द सेंस कि वो जेनेटिक चेंजेस उसमें होते हैं, तो आपके इम्यून सिस्टम को वो पेनिट्रेट कर जाता है, आपको पता नहीं लगता, आप बीमार हो जाते हैं। जैसे इस वक्त लोग जो बीमार पड़ रहे हैं सर, पहले क्या होता, 7 से 10 दिन में 1-2 लोग बीमार पड़ते थे, अभी 3 से 4 दिन के अंदर पूरी फैमिली बीमार हो जा रही है। इसीलिए नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो अगला वायरस जो आएगा फिर से चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि यही वायरस चलता रहेगा। हाँ, ये है कि जितने लोगों को वैक्सीन लग जाएगी या जितने लोगों को बीमारी हो जाएगी उनको प्रोटेक्शन रहेगी, लेकिन कितनी रहेगी ये वक्त बताएगा, ये साइंस भी नहीं जानता। इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में सर बताऊं आपको, तो इन्फ्लुएंजा वायरस 100 साल पहले हुआ था, जो पिछला पैंडेमिक था, फ्लू पैंडेमिक 1918-20 के आसपास हुआ था। ठीक है, आज भी हम हर साल नई वैक्सीन आती है फ्लू की, आप सोच लीजिए, और उसके बाद 3-4 मिनी पैंडेमिक्स हो चुके हैं। तो आज भी देखिए 100 साल बाद भी वायरस के स्ट्रेन चेंज होते जा रहे हैं, जो 100 साल पहले हुआ था। तो अभी तो इसको 1 साल हुए, तो कहना बड़ा मुश्किल है। सबसे बड़ी चीज वही डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो सबसे बड़ा क्लू है, अपने आप को बचाना, क्योंकि तो वैक्सीन इतने बड़े देश में इतनी जल्दी से नहीं लग सकती सर, आप भी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। डॉक्टर पांडे, मुझे एक चीज और बता दीजिए, कहा जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चे इन्फेक्टेड ज्यादा होंगे क्योंकि ये वायरस और ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा और नए लोगों की तलाश में निकलेगा, इसलिए कहा जा रहा है कि बच्चे भी इन्फेक्टेड होंगे। मेरा सवाल ये कि हम बच्चों को कैसे बचाएं, क्योंकि आपने कहा हर्ड इम्यूनिटी उन्हें होगी, उनके अंदर होगी जो किसी न किसी तौर पर एक्सपोज हुए हैं, या तो वो बीमार हुए हैं इस वायरस से, या फिर उन्हें वैक्सीन लग गई है। बच्चों में ये दोनों चीजें नहीं होगी, तो बच्चों को कैसे बचाएंगे हम अपने बच्चों को? बिल्कुल, देखिए, बच्चों के लिए पहली चीज तो घर से बाहर उनको खेलने न भेजें। कई लोग गलतियां ये कर रहे हैं, स्पेशल मैं बताना चाहूंगा, लोग सोचते हैं, कई हमारे पेशेंट्स ने कहा कि डॉक्टर साहब इतने दिन से घर में ही है, पड़ोस में किसी बच्चे की बर्थडे थी, उसमें जाने पहचाने 4-5 बच्चे आ रहे हैं, 6 बच्चे आ रहे हैं, ज्यादा नहीं है, वहां जरा जाना चाह रहे हैं, 1 घंटे के लिए भेजूं कि न भेजूं? हमने कहा बिल्कुल गलती मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके घर में जितने लोग हैं, अगर 4 लोग हैं तो 5वां आदमी दुनिया का आपके लिए कोविड पॉजिटिव होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों में क्योंकि 41% पॉपुलेशन हमारी बच्चे हैं और उनको वैक्सीन नहीं लग पा रही है, तो वो बिल्कुल एक्सपोज्ड है, तो जो उनको ज्यादा इन्फेक्शन होगा घर के लोगों से। तो जैसे मान लीजिए घर का एक मेंबर जरूर किसी न किसी घर में काम के लिए या किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा है, उसको ये जरूरत है कि वो पहले दिन से, जैसे ही उसको थकावट होती है, हल्का बुखार होता है, हल्का कोल्ड होता है, हल्का कफ होता है, अपने आप को आइसोलेट कर दे। क्योंकि अगर वो अपना टेस्ट कराने के चक्कर में पड़ेगा, 4-5 दिन वेट करेगा, तो ऑलरेडी सबको बीमार कर देगा। तो अगर किसी एडल्ट मेंबर को जो घर से बाहर जाता किसी भी काम से, एक ही आदमी को जाना चाहिए, और अगर वो उसको थोड़ी भी थकावट, टटियां, उल्टियां, पेट दर्द, आंखों में लाली, कुछ भी हो रहा है, तुरंत अपने आप को आइसोलेट कर दें। ये सबसे बड़ा तरीका है बचाने का सर। बिल्कुल। हमारे साथ दीपक श्रीवास्तव हमारे सहयोगी गोरखपुर से जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं।
दीपक, मुख्यमंत्री तो गोरखपुर में है और अब 2 दिनों तक आज और कल गोरखपुर में रह करके वहां पर तैयारियां जो की गई है कोविड कंट्रोल करने के लिए उस पर मंथन करेंगे। मेरा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 1 हफ्तों के आंकड़े को देखें तो धीरे धीरे नए मामलों की संख्या घट रही है और जो ठीक होने वाले मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। यही नतीजा कि पिछले 1 हफ्ते में 75,000 से ज़्यादा मरीज जो हैं, नए जो मरीज इन्फेक्टेड हुए थे वो ठीक हो गए उस वक्त के आंकड़े के हिसाब से। मेरा सवाल यह है कि सरकार जो कोशिश कर रही है उसका आम लोग किस तरीके से उसे ले रहे हैं? जो आंकड़े हैं वो तो पॉजिटिव हैं, अच्छे संकेत दे रहे हैं। सरकार और किन चीज़ों पर फोकस दिखाई दे रही है मौजूदा वक्त में? मुख्यमंत्री किन चीज़ों पर फोकस दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ये सरकार की ही कोशिश है कुंदन कि जो आंकड़े कम हुए हैं, सरकार की इच्छा शक्ति और खास तौर पे इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि वो खुद अभी कुछ दिन पहले नेगेटिव हुए हैं और नेगेटिव होने के दूसरे दिन वो सीधे अब पूरी तरह से फील्ड में उतर चुके हैं। बनारस में आज उन्होंने दौरा किया, गोरखपुर में आज उन्होंने कोविड कमांड सेंटर का दौरा किया, कल बीआरडी मेडिकल कॉलेज जाएंगे, एम्स जाएंगे, अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। तो लगातार वो एक्टिव है और उन्हीं के एक्टिव होने का ही नतीजा है कि जो केसेज है कम हो रहे हैं। दूसरी बात, जो ये आंशिक लॉकडाउन हुआ है कुंदन, इसका सबसे बड़ा असर अगर हम कहें तो इस जो नंबर ऑफ केसेस थे उसके कम होने में बताया जा रहा है, क्योंकि लोग घरों में हैं। कोरोना का जो संक्रमण है वो अब मार्केट में उस तरह से नहीं फैल रहा है जिस तरह से आज से 1 महीने पहले तक हुआ करता था। तो इसके पीछे की सबसे अगर कहें मजबूत वजह यही है कि जो कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, और गोरखपुर के लोग भी मान रहे हैं कि ये जो स्थिति है इसको आगे अभी कम से कम 10 दिन और बनी होनी चाहिए, क्योंकि संक्रमण अगर धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर हम केसेस की बात करें कुंदन तो 1214 से केस आते थे गोरखपुर में, घट करके अब 500-600 तक सिमट गए हैं। केसेज की संख्या हर रोज कम हो रही है और इसके साथ ही सरकार जो नए यहाँ पे ऑक्सीजन के बेड बढ़ा रही है, साथ ही जो नए हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पे तमाम प्लांट लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि 15 से लेकर के और 20 दिन के अंदर स्थिति गोरखपुर की जो भयावह थी पिछले कुछ दिनों तक वो काफी सामान्य हो जाएगी। और सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं। जो अधिकारी है लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, समीक्षा बैठक की जा रही है और सीधा सा अगर कहें तो इसका जो केसेज है उस पर पड़ रहा है। और आने वाले अगर हम 15 से 20 दिनों की बात करें तो काफी हद तक इस कोरोना के संक्रमण पर प्रदेश सरकार लगाम लगा लेगी। लोगों को थोड़ा सा सरकार का सहयोग करना पड़ेगा। जिस तरह से अभी पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि लोग घरों से अभी भी निकल रहे हैं, हालांकि तमाम लोगों का कहना है कि वो हॉस्पिटल में उनके परिजन या उनके जानने वाले एडमिट हैं, इसलिए दवाओं के लिए जा रहे हैं। वास्तव में दवाओं के लिए भी लोग निकल रहे हैं, क्योंकि तमाम लोग घरों में जो आइसोलेट है कुंदन, वो भी दवा के लिए मार्केट में उनको आना पड़ रहा है। लेकिन जो वास्तव में डरे हुए हैं, जो इस स्थिति को गंभीरता से समझ रहे हैं, वो घरों में है। और यही वजह है कि कोरोना का जो संक्रमण है गोरखपुर और आसपास के जिलों में काफी हद तक वो थमा हुआ है। कुंदन, डॉक्टर आशीष, ये आंकड़े आपके हिसाब से क्यों कम हुए हैं? हालांकि अच्छी बात है कि आंकड़े कम हुए, रिकवर होने वालों की संख्या आप ज़्यादा है। पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो 25,000 से 30,000 के बीच नए मामले सामने आए और 32,000 से 40,000 तक जो मरीज थे, इन्फेक्टेड थे, वो ठीक हुए हैं। सरकार 2 चीज़ों पर फोकस दिखाई दे रही है मेरे हिसाब से। एक तो आंशिक कर्फ्यू, लॉकडाउन जैसे हालात, और दूसरा ये कि जो संसाधन है उस पर भी एक तरफ से, दूसरी तरफ सरकार इस पर भी काम कर रही है। एक तरफ लॉकडाउन लगा रही है, दूसरी तरफ संसाधन पर काम कर रही है। क्या ये सही तरीका है पॉलिसी के हिसाब से? मेरे हिसाब से बिल्कुल सही तरीका है। लॉकडाउन मुझे लगता है हम थोड़ा सा लेट हो गए, थोड़ा सा और पहले लग जाना चाहिए था। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा लेट है, थोड़ा सा और पहले होना चाहिए था। अब ज़रूरत ये है कि ये चीज़ें लॉकडाउन हम फिनिश करने पर आए और इंफ्रास्ट्रक्चर को हम और बढ़ाने के लिए आए। एक तो ये ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि जो अभी भी चिंता वाली बात है वो है गांव के लिए। वहाँ पर से केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं, जिसका टेस्टिंग, ट्रैकिंग होना और उसमें अभी भी समय लगेगा। और वहाँ पे लोगों को भी एजुकेट करने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा। तो अभी भी हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि लॉकडाउन को फिनिश करने की स्थिति है। हमको अभी भी और मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। बिल्कुल 17 तारीख तक तो एक तरीके से आंशिक कर्फ्यू लगा ही दिया गया है, कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है पूरे उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर के पांडे, हमें एक चीज़ बताइए कि 38,000 मामले हमने एक दिन देखे और उन मामलों को मुझे लगता है 8 से 10 दिन हो गए हैं और उसके बाद से लगातार आंकड़े घटते रहे नए मामलों का। तो क्या मान लें कि उत्तर प्रदेश में पीक आ चुका है, वो बुरा दौर गुजर चुका है, या फिर चिंता अभी बरकरार है, टेंशन अभी बनी हुई है?
जी, मैं इन आंकड़ों को उतना 100% नहीं मानूंगा। वजह यह है कि गांव में टेस्टिंग अभी शुरू नहीं हुई है, गांव में सुविधा नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जैसे हम लोगों के भी पेशेंट्स हैं, मैं देखता हूं जैसे एक आदमी पॉजिटिव आ गया तो हम उसको कहते हैं भाई बाकी को आप पॉजिटिव ही मानो अगर सिम्टम्स है। और बहुत लोगों को मैं डिस्करेज करता हूं कि टेस्ट के चक्कर में नहीं पड़िए, आप पहले दिन से ही अपना इलाज शुरू करिए, डॉक्टर के टच में रहिए। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं, लेकिन सरकार का जो प्रयास है सराहनीय है, इसमें दो राय नहीं है। और सरकार की लिमिटेशंस के बावजूद सरकार जिस तरह से हर फ्रंट पे आगे बढ़ी है वो अच्छी बात है। लेकिन जनता का कर्तव्य वही है जो मैं आपको बता रहा था कि देखिए घर से बाहर न निकलें, जैसा अभी आपके बता रहे थे साथी भी सहयोगी भी कि लोग बिना वजह घर से अभी भी निकल रहे हैं, बहाने बना रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपके घर में 4 आदमी है, मैं बार बार ये कहता हूं, तो 5वें आदमी को आप कोविड पॉजिटिव माने, चाहे वो आपका दोस्त है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, जो भी है। और ये मई के महीने में आप बिल्कुल बच के रहें। मई जब तक नहीं गुजर जाता, मैं सुरक्षित नहीं महसूस करता कि लोग हैं सुरक्षित। और ये डाटा पे जब तक मैं कंटिन्यूअस जब इसमें फॉल आता चला जाएगा और गांव में भी जो 10 लाख टेस्ट होने वो जब हो जाएंगे, फिर इस पे कमेंट करना चाहूंगा। अभी सर मैं इस पे उतना रिलाई नहीं करना चाहता। लोगों को अपने व्यवहार अभी बड़ा संतुलित रखना पड़ेगा, बड़ा अपने आप को संयम में रखना पड़ेगा। मेरी उनसे यही सलाह है, यही रिक्वेस्ट है। बिल्कुल। डॉक्टर के पांडे, आपके हिसाब से पीक उत्तर प्रदेश में आ चुका है क्या? पांडे साहब ने तो जवाब दे दिया है। डॉक्टर आशीष। जी सर, नहीं सर, मैं भी अभी के पांडे सर की बात से एग्री करता हूं, क्योंकि हमको अभी भी टेस्टिंग जो डाटा है, स्पेशली जो रूरल एरिया है, जो हमारे गांव का क्षेत्र है, हमको नहीं पता। जब तक वो डाटा क्लियर नहीं होगा इस बात पे कमेंट करना बहुत मुश्किल है कि पीक आया है या नहीं आया। हम जो सिर्फ नंबर्स देख रहे हैं वो सिर्फ अभी तक सिटीज़ हैं। हम भूल गए कि रूरल एरियाज में अभी भी लोग इन्फेक्टेड हैं, और क्या वो टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं और कितनी आराम से वहाँ पे टेस्टिंग हो रही है अभी भी क्वेश्चनेबल है। बिल्कुल। दीपक, इस सवाल का जवाब आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो शायद आप बेहतर तरीके से दे सकें। मेरा सवाल ये है कि अभी भी जैसा डॉक्टर के पांडे ने कहा कि अपने मरीज को वो कह देते हैं भाई क्यों भी मत लगिए, लाइन में मत लगिए, 6 दिन तक रिपोर्ट के लिए इंतजार करेंगे, तब तक आप पूरी फैमिली को इन्फेक्ट कर देंगे। इसलिए बेहतर होता है कि पहले दिन से इलाज करा शुरू हो जाता है कोविड का ही, और हो सकता है कि फिर टेस्ट कराने नहीं जाते हैं। तो इसलिए रियल फिगर सामने नहीं आ रहा है। ग्रामीण इलाकों में आज की तारीख तक के लिए कहा गया था पूरे उत्तर प्रदेश में एंटीजन टेस्ट 10 लाख कराई जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग अभियान जो शुरू किया गया था 5 तारीख से, उसकी स्थिति गोरखपुर में स्पेसिफिकली पूछूं या पूर्वांचल में पूछूं तो क्या रही है अभी तक? देखिए कुंदन, स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी, क्योंकि टेस्टिंग के लिए जितनी किट होनी चाहिए वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। जितने CSC PSC जहां पे सेंटर बनाए गए हैं, गांव में भी कैंप लगा करके लोगों को टेस्ट कराने की बात सरकार कर रही है। लेकिन एक गांव में या फिर एक गांव के आसपास के जो तमाम गांव हैं वहां पे एक केंद्र बना करके लोगों को बुलाया तो जा रहा, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है, ये स्वैच्छिक है। लोग अगर आएंगे टेस्ट कराएंगे तभी ये टेस्ट होगा। तो निश्चित रूप से गाँव की स्थिति अभी लोग उतने इस चीज़ को लेकर के जागृत नहीं हो पाए हैं कुंदन। और अगर हम दवाओं की बात करें तो तमाम गाँव में अभी जो छोटे छोटे जो झोला साहब जिसको बोलते हैं डॉक्टर, वो अगर हैं या मेडिकल स्टोर हैं, तमाम लोग ऐसे हैं जो सीधे मेडिकल स्टोर जाते हैं। उनको लगता है कि अगर फीवर है, शरीर में दर्द है, तो जो एक नॉर्मल दवाएं होती हैं वो खाते हैं। उनको नहीं पता कि ये कोविड है, टाइफाइड है, मलेरिया है या फिर ये साधारण बुखार है। तो जो दुकानदार है जो दवा देता है वो खाते हैं, और 5 से 6 दिन बाद जब स्थिति बिगड़ती है तो फिर उनको जिला अस्पताल ले जाता है, जहाँ पर स्थिति काफ़ी खराब होती है। तो निश्चित रूप से ग्रामीण इलाकों में अभी भी जागरूकता इस चीज़ को लेकर के नहीं दिखी गई, और सरकार की कोशिशें भी पूरी तरह से अभी गाँव में नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि टेस्टिंग की जो बात की जा रही है वो अभी पूरी तरह से ना तो किट उपलब्ध है, ना ही उतनी स्टाफ है। आशा कार्यकर्तियों को लगाया गया है, इसके अलावा ANM और GNM जो है उनको लगाया गया है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को लगाया गया, लेकिन हर घर तक अभी उनकी पहुंच नहीं हो पा रही है। और यही वजह है कि स्थिति अभी शहरों से अधिक ग्रामीण इलाकों में भया हुआ है। तमाम गाँव में जो स्थिति है वो लोग बीमार हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं करा रहे हैं, डर रहे हैं, या फिर उनको पता ही नहीं है कि टेस्ट कराना भी है। उनको लगता है कि हल्का फुल्का बुखार है, दवा खा लेंगे ठीक हो जाएगा। तो सबसे जरूरत है कि ऐसे लोगों को समझाने की, जागरूकता जगाने की और टेस्ट कराने की, जो फिलहाल अभी गोरखपुर और आसपास के जिलों में नहीं हो पा रहा। कुंदन, बिल्कुल। सरकारी तौर पर देखें, सरकार की पॉलिसी लेवल पर देखें तो बहुत अच्छा फैसला था। ग्रामीण इलाकों में एंटीजन टेस्ट करके शुरुआती तौर पर यह पता लगाने की योजना बनाई गई। 5 दिनों में बृहद पैमाने पर अभियान चलाने की बात कही गई, लेकिन कई जगहों से किट की उपलब्ध होने की बात ही सामने आई, नहीं उपलब्ध होने की बातें सामने आई। इसलिए कई सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? 10 लाख एंटीजन टेस्ट के जो लक्ष्य तय किए गए थे उसमें कितने पॉजिटिव लोग निकले हैं, ये शायद
कल हो सकता है कि सरकार जानकारी दे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशीष, डॉक्टर पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक हमारे साथ जुड़े थे गोरखपुर से, उनका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो कोरोना के खिलाफ जंग में एक अच्छी खबर आई है। देश में वायरस को मात देने वाली एक नई दवा को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। ये दवा सेना के लिए रक्षा अनुसंधान करने वाली संस्था DRDO ने तैयार की है। इस दवा का नाम है 2DG। दावा है कि इस दवा के इस्तेमाल से शरीर में वायरस का ग्रोथ थम जाता है और मरीज 2.5 से 3 दिन पहले ठीक हो जाता है। यही नहीं, दवा के इस्तेमाल से ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन रहता है। कोरोना के खिलाफ DRDO का रामबाण। हद में रहेगा वायरस, ऑक्सीजन लेवल भी रहेगी मेंटेन। 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2DG, यही नाम है उस रामबाण का जो कोरोना के वायरस को उसके हद में रहने पर मजबूर कर देगा। सेना के लिए रक्षा अनुसंधान करने वाली संस्था DRDO ने ये दवा तैयार की है। ये दवा कैसे काम करेगी, कितनी असरदार होगी और कैसे इसके इस्तेमाल से कोरोना मरीजों का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा, ये सब बताएंगे। पहले ये समझिए कि 2DG नाम की ये दवा कितनी प्रामाणिक है। पिछले साल अप्रैल महीने में जब कोरोना की पहली लहर ने रफ्तार पकड़ी थी, उसी दौरान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस यानी INMAS और DRDO के वैज्ञानिकों ने हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के मदद से 2DG को लैब में टेस्ट किया। टेस्ट में पाया गया कि 2DG दवा के मॉलिक्यूल कोरोना वायरस के खिलाफ काफी असरदार है। और यही नहीं, टेस्ट में ये भी पता लगा कि 2DG के मॉलिक्यूल वायरस की ग्रोथ को भी रोकता है। टेस्ट के रिजल्ट सामने आने के बाद DCGI ने मई 2020 में इस दवा के दूसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी दे दी। मई 2020 से अक्टूबर 2020 के बीच कोरोना मरीजों पर 2DG का दूसरे फेज का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया। इसके बाद दिसंबर 2020 से मई 2021 तक 220 कोरोना मरीजों पर तीसरे फेज का ट्रायल किया गया। तीसरे फेज के ट्रायल में कोरोना मरीजों पर उपचार के तीसरे दिन ही ऑक्सीजन निर्भरता 42 से घटकर 31 तक पहुंच गई। हमने पिछले अप्रैल 2020 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम शुरू किया था कोविड-19 के ड्रग के ऊपर। ये एक मॉलिक्यूल है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, जिसको हमने टेस्ट करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में। और CCMB हैदराबाद में हमने पहला एक्सपेरिमेंट इसमें किया था, जिसमें कि वायरस के ऊपर 2DG का इफ़ेक्ट, जिसको 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज भी कहते हैं, इसका इफ़ेक्ट हमने स्टडी किया था और उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। उसके बाद हमने ड्रग कंट्रोलर से इसके लिए प्रार्थना की थी कि हमें क्लिनिकल ट्रायल्स की इजाज़त दी जाए। और क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे शुरू हुए मई 2020 में, और फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स मई 2020 से लेकर के और अक्टूबर 2020 तक चले, जिसमें कि बहुत अच्छे हमारे को इसके रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें पेशेंट्स को, कोविड-19 पेशेंट्स को ये ड्रग देने पे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल में हमने लार्ज नंबर पेशेंट्स पे इस ड्रग को टेस्ट किया और हमें बेसिकली मिला कि बहुत लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग आउट ऑफ ऑक्सीजन मच फास्टर एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड ऑफ केयर आर्म। कोरोना को बेअसर करने वाली दवा 2DG का अब तक देश के 10 राज्यों में 27 अस्पतालों में कोरोना मरीजों पर ट्रायल किया जा चुका है। इन राज्यों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल है। तीसरे फेज के सफल ट्रायल के बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने इसके देश भर में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। DCGI की मंजूरी के बाद अब DRDO की लैब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी की मदद से 2DG का प्रोडक्शन शुरू करेगा।
इस दवा की प्रयोग विधि भी बहुत आसान है और ये पाउडर के फॉर्म में आती है, जैसे ग्लूकोज है वैसे ही पाउडर के फॉर्म में आती है और इसको पानी में घोल के और पेशेंट्स को आराम से दिया जा सकता है। और ये दवा सुबह और शाम 2 डोज पेशेंट्स को दी जाएगी और इसका ड्यूरेशन लगभग 7 दिन है। पेशेंट्स में 7 दिन तक ये दवा दी जाएगी, जिसके बाद पेशेंट्स, ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो रहे हैं। DCGI ने हमें इस ड्रग को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन अभी पिछले हफ्ते मई के प्रथम सप्ताह में दिया है और अब ये ड्रग जल्दी से जल्दी हम डॉक्टर रेड्डीज़ लैब के जो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर हैं उनके साथ लेके हम इस ड्रग को मार्केट में जल्द से जल्द ले आने के लिए कार्य कर रहे हैं और ये ड्रग जो है ये जल्दी से जल्दी मार्केट में कोविड पेशेंट्स तक पहुंचेगी। हम इसके लिए प्रयासरत हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए 2DG नाम की इस दवा से एक वैकल्पिक और बेहतर इलाज मुमकिन हो सकेगा।